एक्टिविटी के जो फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे, तो उन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट फैक्टर बताया गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, साइज ऑफ एटम के बारे में मैंने आपको कल ही डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारा एटम कौन से साइज का होता है, स्मॉलर साइज का होता है। स्मॉलर साइज का मतलब ये है कि वो हमारे किसके ज्यादा नियरेस्ट प्रेजेंट है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके ज्यादा नियरेस्ट वो प्रेजेंट है। अगर स्मॉलर साइज का कोई एटम है दैट मीन्स वो न्यूक्लियस से काफी नियरेस्ट है, जिसकी वजह से उसकी साइज क्या है, स्मॉल है। ठीक, और इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि स्मॉलर साइज है और न्यूक्लियस से काफी नियरेस्ट है, दैट मीन्स इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसका साइज काफी स्मॉल है, इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज्यादा होने की वजह से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि मेरे पास किसी एटम का कौन सा साइज है, एक डेफिनाइट साइज है। डेफिनाइट साइज का मतलब एक पर्टिकुलर सेल मेरे पास प्रेजेंट है और उस पर्टिकुलर सेल पे क्या होता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। तो उस टाइम पर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर जो होगा वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सेल बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ता है। और यहाँ पे बात की जा रही है एक डेफिनाइट एटॉमिक साइज की, मतलब एक पर्टिकुलर सेल पे अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई जा रही है टाइप्स ऑफ आयन की। टाइप्स ऑफ आयन में ये बताया गया है कि हमारे पास दो टाइप के आयन हो सकते हैं, एक कैटायन हो सकता है और एक एनायन हो सकता है। इसके अलावा एक न्यूट्रल एटम भी हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक, तो एक न्यूट्रल एटम और एक आयन, दैट मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि लिथियम अगर लिखा है इस पे कोई चार्जेस नहीं है, दैट मीन्स ये एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, और मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Li प्लस में। तो ये न्यूट्रल एटम हो जाएगा, बट ये आयनिक मेटल हो जाएगा या आयनिक एलिमेंट या आयनिक एटम हो जाएगा। तो एक नॉर्मल एटम और एक आयनिक एटम का जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर पता करते हैं तो ये बात पता चलती है कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर्ड टू आयनिक एटम पे। ठीक है, क्योंकि देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें एक चार्ज जनरेट हो चुका है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जब कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, अपोजिट चार्ज है, दैट मीन्स उसको अच्छे से वो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इस वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर्ड टू न्यूट्रल एटम। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कैसा होगा, लेस होगा। ठीक है, तो कभी आपको अगर कंपेयर करने बोला जाएगा कि एक न्यूट्रल एटम और एक आयनिक एटम में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो हमारा आयनिक एटम होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कैरेक्टर है वो मोर होता है। ठीक है, अब इस आयनिक कैरेक्टर में इस पॉजिटिव आयन की जगह पे हो सकता है मेरे पास कोई ऐसा मेटल एटम या नॉर्मल नॉन मेटल एटम या कोई अदर मेटल एटम प्रेजेंट है, अदर एटम प्रेजेंट है, तो उस टाइम पर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर कैसा होगा। तो देखिए जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है जिसको मैं F के फॉर्म पे इंडिकेट कर रही हूँ, जो कि फ्लोरीन एलिमेंट है, ये एक न्यूट्रल एलिमेंट है। ठीक है, और जब एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसके पास न्यूट्रल एटम है हमारे पास, तो न्यूट्रल एटम जब किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस टाइम पर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर कैसा होगा, काफी मोर होगा। मोर क्यों,
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 2 और 7 आता है। इस बेसिस पे ये अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करना चाहता है, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है या नीड है, जिसकी वजह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या हो जाता है, मोर हो जाता है एज कंपेयर्ड टू एनायनिक फ्लोरीन। एनायनिक फ्लोरीन में होगा क्या, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो फिर से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा तो इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज में क्या क्रिएट होगा, रिपल्सन जनरेट होगा, और रिपल्सन जनरेट होने की वजह से बहुत ही रेयर कंडीशन में ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर काफी ज्यादा लो होता है, समझ गए। तो आयनिक में भी अगर मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है और एक कैटायनिक एटम है, तो कैटायनिक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर मोर होगा, और अगर मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है और एनायनिक एटम है तो एनायनिक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर काफी कम होगा। कैटायनिक का काफी ज्यादा होगा, एनायनिक का काफी कम होगा, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू न्यूट्रल एटम। याद रखिएगा इस बात को, जब एनायनिक की बात की जाती है तो न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है और एनायनिक का कम हो जाता है, ठीक है। इसको टाइप्स ऑफ आयन के फॉर्म पे यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोला जाता है आप पूछेंगे, तो जितने भी हमारे मेटल एटम्स होते हैं ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनके कंपाउंड फॉर्मेशन के बेसिस पे। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है, जैसे मेरे पास कोई मेटल एटम है, ए है, बी है या सी है, कोई भी मेटल एटम है, अगर इस मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज मैंने बोला, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसी एलिमेंट पे कब क्रिएट होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिलीज कर दे, तब उस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो मान लो इसमें +1 चार्जेस जनरेट हुए, इस पे +2 चार्जेस जनरेट हुए, इस पे +3 चार्जेस जनरेट हुए, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें किसका है, ये जो यहाँ पे आप इसके चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हो, यही चार्जेस उन एटम्स का क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, या फिर हम इसी को ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म पे भी इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ए, बी और सी इन तीनों एलिमेंट में से सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, सी वाले एलिमेंट का है। इसका मतलब ये है कि इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी, +3 वाले की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी है। तो इससे ये बात पता चलती है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर मोर होगा एज कंपेयर्ड टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल एटम के, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का इफेक्ट किसी भी किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने वाले एटम या एलिमेंट पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आया है इसको आप चैप्टर 4 पे पढ़ोगे, जिसमें हमारे 4 ब्लॉक हमने पढ़े थे, एस, पी, डी और एफ, ये 4 ब्लॉक हमने पढ़े थे, और उन्हीं 4 ब्लॉक को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो उससे एक नया ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो उसको हम चैप्टर 4 में समझेंगे। अभी समझने के लिए बस मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ऐसा एग्जांपल दिया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि एक आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और एक आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखते हैं तो +3 वाले का कितना आता है, 1.96 आता है, और +2 वाले का कितना आता है, 1.83 आता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट या मेटल एटम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है, दैट मीन्स उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो एस, पी, डी और एफ ये सारे ब्लॉक जो होते हैं या सबसेल जो होते हैं,
हाँ चलिए, तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारे sp d और f ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे सिर्फ sp का बताया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक जो सब सेल प्रेजेंट होता है उसको s बोला जाता है, उससे थोड़ा डिस्टेंस में p होता है, फिर d होता है, फिर f होता है। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक s ऑर्बिटल लिया और एक p ऑर्बिटल लिया और दोनों को कंबाइन किया। तो दोनों को कंबाइन करने पर एक नया आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक s है और एक p है। ठीक है, तो एक हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया, हो सकता है। अब मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि s पे कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है, लेकिन p पे कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। बताया था या नहीं? क्योंकि s पे होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो p पे आते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए कितने ऑर्बिटल की जरूरत होगी, 3 ऑर्बिटल की। ठीक है, तो अब इस p में 3 ऑर्बिटल हैं, एक मेरा px होता है, एक को py बोला जाता है, एक को pz बोला जाता है। और अभी मैंने बोला कि एक s के साथ एक p ऑर्बिटल ने क्या किया है, कॉम्बिनेशन किया है, मतलब px वाले ने अभी कॉम्बिनेशन किया है। तो तब जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा उसको मैं sp बोलूंगी। ठीक है, जब दो p ऑर्बिटल s के साथ कंबाइन करेंगे तो तब आप उसको क्या बोलोगे, sp2 बोलोगे। और जब तीनों के तीनों p ऑर्बिटल s के साथ कंबाइन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, sp3 बोलेंगे। पहले एक ऑर्बिटल के p ने s के साथ पार्टिसिपेशन किया, फिर दो p ऑर्बिटल ने s के साथ पार्टिसिपेशन किया, फिर तीन p ऑर्बिटल ने क्या किया, s के साथ पार्टिसिपेशन किया। तो अब देखो इसमें होता क्या है, दोनों के दोनों जो हमारा s ऑर्बिटल है वो तो सभी में आपको लग रहा होगा कि सेम है, बट ऐसा नहीं है। एक आपने sp बनाया, एक आपने sp2 बनाया और एक आपने sp3 बनाया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये टोटल 100% का होता है, समझ रहे हो? एक ऑर्बिटल का जो हाइब्रिडाइजेशन होके आता है वो टोटल 100% का होता है। इसमें एक s है और एक p है, इसका मतलब मेरा s जो है वो 50% है और p जो मेरा है वो कितना है, 50% है, मतलब इक्वल इक्वल है दोनों। ठीक है, अब sp2 की बारी आई, sp2 की बारी आई तो मान लो यहाँ पे p2 मेरे पास कितना है, 2 है, मतलब इसमें s मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास जो s है ये आपका हो जाएगा 40 और ये 60% मान के चलिए। ठीक है, तो अभी मेरे पास s 40% है और p मेरे पास क्या है, 30 का मैंने लिया है। वैसे तो पॉइंट्स में लेते हैं 33.33 समथिंग आता है, लेकिन मैंने एक्यूरेसी के बेस पे बताया। तो अब मेरा s कितने परसेंट का हो गया, 40% का हो गया। मुझे s से मतलब है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे sp3 है तो इसको भी मुझे 100% का करना है, तो p मेरे कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएगा मेरा p। 20 करेंगे या 100 है तो ऐसा नहीं करते, ये कितने का हो जाएगा, 100 है तो 25 का हो जाएगा। कितने का, ये s 25 का हो जाएगा और बाकी p मेरा कितने का हो जाएगा, 75% का हो जाएगा। तो टोटल 100 हो गए। अब देखो इस sp में मेरा s कितना है, 50% है, इस sp2 में मेरा s कितना है, 40% है, और इस sp3 में मेरा s कितना है, 25% है। ठीक, अब इन सभी में ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये s ऑर्बिटल है। तो पहले वाले हाइब्रिडाइजेशन में sp में s कितना है, 50% है। 50% है मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, 40% है मतलब थोड़ा कम नजदीक है, और 25% है मतलब और थोड़ा कम नजदीक है। समझ रहे हो? मतलब सबसे ज्यादा नियरेस्ट कौन हो गया, मेरा sp हो गया, उसके बाद कौन हुआ, sp2 होगा, और उसके बाद कौन होगा, sp3 होगा। ठीक है, अब इस बेसिस पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर में अगर देखूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। और हमने देखा कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को तभी अट्रैक्ट कर पाता है जब वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक हो। तो sp, sp2 और sp3 में न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, sp है हमारा। कहाँ पे है, ये जो sp है ये,
sp है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर किसका होगा, sp का होगा, उसके बाद किसका होगा, sp2 का होगा, और उसके बाद किसका होगा, sp3 का होगा। मैंने किसके बेसिस पे बताया, इस s के परसेंटेज के बेसिस पे बताया। क्लियर है? तो ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम आप फाइट करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं, थ्योरी में नहीं पूछा जाता। सिर्फ आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी हेडिंग्स और उनका रीजन क्या है, ये बात आपको पता होनी चाहिए बस। ये थ्योरेटिकली आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ऑफ sp sp2 एंड sp3 ऑर्बिटल। तो आपका आंसर क्या होगा, sp ग्रेटर देन क्या होगा, sp2, sp2 ग्रेटर देन होगा sp3। दिस इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ऑफ sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए ये कैरेक्टर तो हमने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको कैसे देखने को मिलता है। तो पीरियड्स और ग्रुप की बात की जाए तो जनरली पीरियड में क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इन अ पीरियोडिक टेबल, पीरियड्स में जब हम क्या जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इन अ पर्टिकुलर सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर देखिए यहाँ पे इंक्रीज होता है लिखा है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर किसका, 17th ग्रुप एलिमेंट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली बोलते हैं, उसका सबसे ज्यादा हाई होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसमें सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और इसके बाद कौन शो करता है, हमारा ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद कौन है, नाइट्रोजन है। इन तीनों का ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है, आप कभी हो सकता है भूल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो एफ है आपके पास, ओ है आपके पास, और एन है आपके पास। अब एफ में होता है -1, ओ में होता है -2, और एन में होता है -3। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसके पास है, एफ के पास है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4.0 बताया गया है, ऑक्सीजन का कितना बताया गया है, 3.5, और नाइट्रोजन का कितना बताया, 3.0। कभी कभी इनका भी ऑर्डर कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि -1 का मतलब क्या हुआ, ये सबसे ज्यादा नियरेस्ट था न्यूक्लियस के। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन था। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए, एक ही चाहिए। तो ये काफी एक्यूरेसी के साथ या काफी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा उस पे आने वाले इलेक्ट्रॉन पे, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर फ्लोरीन का होता है। और आप सभी जानते हैं कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या होता है, काफी स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो स्टेबिलिटी के काफी नियरेस्ट रहता है, जिसकी वजह से। ठीक है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कैरेक्टर पूछा जाएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर फ्लोरीन शो करता है, फिर ऑक्सीजन शो करता है, और फिर नाइट्रोजन शो करता है। इस बात को याद रखिएगा, इन तीनों को पूछा जा सकता है। कभी कभी आपको कार्बन भी गिव किया जा सकता है, ये भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, नथिंग फॉर थ्योरी। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप में हम कहाँ आते हैं, टॉप टू बॉटम में आते हैं। टॉप टू बॉटम में आप ट्रांसफर होते जाते हो, तो टॉप टू बॉटम में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो नंबर ऑफ सेल है वो भी बढ़ता जाता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम में ये एक पीरियड होगा, ये दूसरा होगा, तीसरा होगा। फर्स्ट पीरियड है तो एक सेल, 2 पीरियड है तो सेकंड सेल, 3 पीरियड है तो 3 सेल, 4 पीरियड है तो 4 सेल। ऐसे करते करते न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी डिक्रीज होती जाती है।
ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ग्रुप में जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर होता है टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस। हम सभी जानते हैं कि नोबल गैसेस क्या होता है, पूरी तरीके से फुलफिल्ड होता है और इनर्ट होता है, और पूरी तरीके से फुलफिल्ड होने के कारण वो स्टेबल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर कैसा होता है, 0 होता है। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं 3 to 12 ग्रुप, उनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है इसके बारे में। तो देखो इसमें भी 3 सीरीज आता है, एक 3D सीरीज आता है और एक आपका 4D और 5D सीरीज आता है। जब डी ब्लॉक एलिमेंट आप पढ़ोगे तो इसको जानोगे आप, ठीक है। तो 3D सीरीज में होता क्या है कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रॉन की को गेन करने की उनकी टेंडेंसी हम ये बोल सकते हैं कि ना के बराबर होती है। लेकिन 4D और 5D सीरीज में सभी ना बोला जाए, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, और लेकिन इनमें 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इनमें आपको कोई रेगुलरिटी देखने को नहीं मिलती। मतलब किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर चाहे एटॉमिक नंबर ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा हो सकता है, या फिर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर कम भी हो सकता है। मतलब एक रेगुलर मैनर पे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे रेगुलर मैनर पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करते। देखिए जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ये एक रेगुलर मैनर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर में आपको इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, और 3D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो ना के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पीरियोडिक टेबल में चेंजेस जो शो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है फैक्टर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। आयनिक प्रॉपर्टीज एंड आयनिक कंपाउंड आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आयनिक बॉन्ड के बेसिस पे है। मैं आपको सेकंड पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें एक नया पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, हाँ तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी से मैं आपको बता रही हूँ, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आपको पता है, उसके बेस पे आप उसको पढ़ लेना, नथिंग इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, देखो दो एटम मेरे पास प्रेजेंट है ए और बी, और इन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो इनके बीच में क्या जनरेट होता है, एक बॉन्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉन्ड है, ठीक है। अब इस बॉन्ड का जो भी लेंथ होगा, ठीक, उसको हम बॉन्ड लेंथ के फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे। बहुत सारे एलिमेंट के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा कब होगा या कम कब होगा ये कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर के बेसिस पे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर किसका, जो एटम आपस में बाइंड कर रहे हैं उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर। मतलब मेरे पास दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है, जैसे CCl4 की मैं बात करूं तो इसमें कार्बन का और क्लोरीन का, ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इस टाइम पर इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, काफी लेस होता है, ठीक है। और हो सकता है कि मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम है, ठीक है, तो उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। जैसे एज अ एग्जांपल ले तो कौन सा मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, एक Cl यहाँ लिखो दूसरा Cl यहाँ लिखो, इसके बीच में एक बॉन्ड जनरेट कर दो, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या है, लगभग सेम है। दैट मींस इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, देखो जितना फोर्स ये लगा रहा है इस शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, इतना ही फोर्स ये भी लगा रहा होगा। तो दोनों के दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं इस शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो दोनों में क्या है, दोनों के दोनों अगर किसी स्प्रिंग को दोनों हैंड से खींचोगे और दोनों हैंड से पावर लगाओगे तो उसका जो
लेंथ है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम दोनों साइड से इक्वल पावर उसमें लगा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में अगर सेम हो जाता है या किसी टाइप की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पर जो बॉन्ड लेंथ हमारा आता है, मतलब थोड़ा ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को शो कर रहा है, तो उस टाइम पर बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है, मतलब एक तो पूरा ही फोर्स लगा रहा है कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूं, और दूसरा काफी कम फोर्स लगा रहा है, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें H तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा पाता और Cl बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है, ठीक है। तो H फोर्स नहीं लगा रहा है और Cl फोर्स लगा रहा है, दोनों के बीच में पहले खींचातानी होगी, लेकिन इसका जो फोर्स है वो कम है और इसका फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो ये अब क्या करेगा, अपना फोर्स नहीं लगा पाने के कारण ये ज्यादा फोर्स लगाएगा और इस बॉन्ड को ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, और अपनी तरफ खींचने के कारण जितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लोरीन के ज्यादा नजदीक प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा था ये। तो अब देखो, खींचातानी होती तो बॉन्ड में क्या होता, स्ट्रेन होता तो लार्ज बॉन्ड बनता, मतलब बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता, और जैसे ही खींचातानी नहीं हुई दैट मीन्स ये बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने की वजह से इसका लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, समझ गए। तो बॉन्ड लेंथ होता क्या है, एटम्स के बीच में प्रेजेंट जो केमिकल बॉन्ड होता है उसी बॉन्ड का जो लेंथ होता है उसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंस कैसे जनरेट होता है, तो जो भी एलिमेंट उसमें कंबाइन हो रहे हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मोर होगा तो इस टाइम पर उनका बॉन्ड लेंथ हमारा क्या हो जाता है, काफी लेस हो जाता है। और अगर बॉन्ड लेंथ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम है तो इस टाइम पर आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ता जाता है, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा था। पोलैरिटी तब जनरेट होता है किसी भी एलिमेंट का जब हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट हमने ऐसे लिए जिसमें एक एलिमेंट मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एलिमेंट मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये दूसरे वाले एलिमेंट के ज्यादा नजदीक चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें इक्वल चार्ज का शेयरिंग नहीं हो पाता और कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल चार्ज आ जाता है, जिसको डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर ऐसा चार्ज किसी केमिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड है उसको कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, पोलर बॉन्ड बोला जाता है, क्योंकि उनके बॉन्ड्स में पोलैरिटी जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रोलिसिस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे देखिए, जो हमारा पोलैरिटी होता है वो डायरेक्शन डिपेंडेंस होता है। डायरेक्शन डिपेंडेंस का मतलब देखो, एक एग्जांपल अगर हम लें, जैसे CH4 का एग्जांपल मैं लेती हूँ, तो CH4 में पोलैरिटी नेचर ये मेरा पॉजिटिव, ये भी हल्का सा पॉजिटिव, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन H के कंपैरिजन में C ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें अगर पोलैरिटी नेचर इस फॉर्म पे मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लेकिन HCl की बात करूँ तो Cl क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें पोलैरिटी नेचर ऐसा हो जाएगा। मतलब पोलैरिटी का डायरेक्शन होता है कि अगर इस HCl को मैं जैसे Cl H के फॉर्म पे लिखती हूँ, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है H से कहाँ जा रहे हैं, क्लोरीन के साइड में जा रहे हैं, तो एरो ऐसा हो जाएगा। और अगर HCl इस फॉर्म पे लिखती हूँ तो पोलैरिटी नेचर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एरो ऐसा हो जाएगा। कल ही मैंने बताया था ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, पोलैरिटी का। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, या जो एलिमेंट शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, उस डायरेक्शन में हम एरो का क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बताए गए हैं जिसका हमको कौन सा प्रोसेस करना है, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करना है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल बताया गया है Cl2O। Cl2O का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं। ऑक्सी डाइक्लोराइड आप इसको बोल सकते हो, और आप इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कर रहे हो। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल से इसका रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। डिहाइड्रोलिसिस मतलब वाटर को रिप्लेस करना, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस मतलब हम वाटर से इसका रिएक्शन कराएंगे। जब वाटर से इसका रिएक्शन कराते हैं तो देखो एक प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है HOCl।
अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का है और H क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का है। मतलब पोलैरिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस से जो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं वो गिवन किए गए सॉल्ट मॉलिक्यूल से क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे Cl2 को गिव किया गया था, इससे ये H क्या हो गया, ऐड हो गया, और H के ऐड होते ही हुआ क्या, H के ऐड होते ही मुझे पता चल गया कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल किस डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव टर्मिनल किस डायरेक्शन में होगा। तो जिधर नेगेटिव टर्मिनल होगा उधर इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे भी तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे भी हम पता कर सकते हैं जो हमारा पोलैरिटी का डिफरेंट डायरेक्शन होता है उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड भी हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे पता चल सकता है। कैसे, देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टू एटम का काफी ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो बॉन्ड काफी ज्यादा स्टेबल है। देखो कैसे, यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल बताया गया है 17th ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, 17th ग्रुप एलिमेंट बताइए, किसी को याद है। हमारा क्या होता है, फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एस्टेटाइन होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक आते आते इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है इस एलिमेंट की, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं रहती है, ठीक है। तो हैलोजन फैमिली में हम 4 एलिमेंट लेते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक। अब इसका हम बॉन्डिंग कर रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो जब हम हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग करते हैं, इसको एज अ एग्जाम्पल बताया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करता है, हैलोजन फैमिली, ठीक है। तो जब हम इसका बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो क्या बनेगा आपका, HF बनेगा, इसके अलावा HCl बनेगा, HBr बनेगा और क्या बनेगा आपका, HI बनेगा, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, F का है, फिर उससे कम क्लोरीन का है, उससे कम Br का है और उससे कम आयोडीन का है। मतलब इन अ पीरियोडिक टेबल जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। मैंने ये बात आपको बताया। डिक्रीज क्यों होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस H और F, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर मोर और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या है, लेस है। अब मोर है मतलब H जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और इस शेयरिंग के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसके बाद ये HCl इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम क्या है, अट्रैक्शन फोर्स कर रहा है, मतलब एक बैलेंस को बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही HBr और ऐसे ही हमारा क्या होता है, HI होता है। अब देखो HI उतना ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो इसके साथ रहना ही नहीं चाहेगा। रहना ही नहीं चाहेगा तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो आसानी से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में आई इंटरेस्टेड ही नहीं है। समझ रहे हो इस बात को, क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं कि वो अपने आप के लिए सफिशिएंट फील कर रहा है और उसके पास कोई सेल ही नहीं है, किसी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पास प्रेजेंट ही नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस काफी ज्यादा है और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी बहुत है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको चाहिए मतलब है ही नहीं उसपे। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स उसके पास है ही नहीं तो वो किसी और को अट्रैक्ट कैसे करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो जाता है, थोड़ी देर के लिए तो हो जाता है, लेकिन ये कोई भी अट्रैक्शन इस H के साथ रिप्रेजेंट नहीं करता, जिसकी वजह से ये बॉन्ड आसानी से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। मतलब ये बॉन्ड क्या है,
अनस्टेबल है, समझ रहे हो, स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर HF की बात करूं तो HF क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब स्मॉलर साइज है, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये इस हाइड्रोजन को अपने पास तब तक हेल्ड करके रख सकता है जब तक वो हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन को ना ले। समझ गए? तो ये अपने पास हाइड्रोजन को काफी टाइम तक हेल्ड करके रख सकता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड है इसका ब्रेक होना काफी ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, या फिर वो बॉन्ड क्या है, कौन से नेचर का है, स्टेबल नेचर का है। मतलब